नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते आज की मुख्य सुर्खियों पर। पदमपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर रेलवे परियोजना को लेकर साधा निशाना। ओडिशा मालगाड़ी हादसे में प्रभावितों को आर्थिक मदद का ऐलान, हेल्पलाइन नंबर जारी की गई। श्रद्धा मर्डर मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग। भारत की नजर सीरीज जीत पर, नेपियर की गलियों में घूमती नजर आई पांड्या एंड टीम। आइए चलते खबरों विस्तार से। पदमपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले ओडिशा के बीजू जनता दल सरकार ने केंद्र पर बाड़गढ़ और नुआपाड़ा को जोड़ने वाली एक रेल परियोजना को ठंडे बस्ते में डालने और संपर्क सेवा में सुधार लोगों की मांग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। वहीं राज्य के वाणिज्य और परिवहन मंत्री टुकुर साहू ने कहा कि पदमपुर के रास्ते बाड़गढ़ रोड और नुआपाड़ा रोड स्टेशन के बीच 142 किलोमीटर की नई ब्रॉड गेज लाइन को 2018 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन बाद में इसे केंद्र द्वारा रद्द कर दिया गया। बीजेडी के नेता ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे एक पत्र में उनसे बाड़गढ़ नुआपाड़ा नई रेलवे लाइन को बहाल करने का आग्रह किया, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बीजेडी के प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 दिसंबर 2018 को एक सार्वजनिक बैठक में घोषणा की थी कि केंद्र ने बाड़गढ़ स्टेशन से नुआपाड़ा होते हुए पदमपुर तक एक नई रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। रेल मंत्री ने ओडिशा मालगाड़ी हादसे में प्रभावित हुए लोगों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। वहीं घटनाक्रम पर कंट्रोल रूम दिया गया है। लोगों को हेल्पलाइन नंबर और पर कंट्रोल रूम पर फोन कर हादसे से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के जीएम एवं अन्य अधिकारी घटनास्थल पर नजर रखे हुए हैं और जल्द से जल्द ट्रैक दोबारा से चालू करने का प्रयास भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि ओडिशा के कोरई रेलवे स्टेशन पर भद्रक और कपिलास रोड रेलवे सेक्शन में आज सुबह मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मारे जाने की सूचना है और कई लोगों के घायल होने की सूचना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे में प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद घोषणा की है। हादसे में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए और घायलों को 25 हजार रुपए की मदद की राशि देने का ऐलान किया है। वेस्ट यूपी के मेरठ में भी मौसम बदलते ही डेंगू का कहर शुरू हो गया है। मच्छर का प्रयोग इस कदर हावी है कि अस्पतालों में भी स्पेशल तौर पर मरीजों के बेड पर मच्छरदानी का उपयोग किया गया है, ताकि उन्हें मच्छर न काट सके और मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर चले जाएं। आपको बता दें कि मेरठ के जिला अस्पताल में मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और सभी मरीजों को आसानी से उपचार उपलब्ध हो सके, इसके लिए डेंगू का अलग से स्पेशल वार्ड भी बना दिया गया है, जिसमें कुल 40 बेड है। सभी बेडों पर मच्छरदानी भी लगाई गई है। नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक तालिबान ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। मेरठ में डेंगू काबू में है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिक से अधिक जांच की जा रही है। सभी सीएचसी पीएचसी केंद्रों पर विशेष रूप से वायरल बुखार के मरीजों की डेंगू की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, 5 अतिरिक्त डेंगू H1 और 2 के बेड भी लगाए गए हैं,
ताकि कोई भी मरीज को हो उसका प्राथमिक रूप से उपचार कराया जाए। वह मेडिकल और जिला अस्पताल में भी विशेष व्यवस्था की गई है। महरौली में हुए श्रद्धा वालका मर्डर का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि ये जघन्य घटना 6 महीने पुरानी है, इसलिए दिल्ली पुलिस इस मामले में सही तरीके से जांच नहीं कर पाई। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के पास वैज्ञानिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी है। इसके साथ दिल्ली पुलिस के पास आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का भी अभाव है। वहीं याचिका में कहा गया है कि इससे चलते दिल्ली पुलिस सही तरीके से इस हत्याकांड की उलझी हुई गुत्थियों को सही नहीं सुलझा पाई। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में ये सभी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस मामले से जुड़ी या जांच के बारे में हर जानकारी मीडिया से शेयर कर रही है, जिसकी कानूनी के अनुसार अनुमति नहीं है। अब तक सामने आ चुकी पुलिस जांच के अनुसार आरोप पे अफ्ताब पूनावाला पे लगा है और अफ्ताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गत 18 मई की शाम को कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। कर्नाटक के मंगलुरु में शनिवार एक चलते ऑटो रिक्शा में हुए धमाके के मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। इस धमाके में ऑटो रिक्शा चालक एवं एक और शख्स घायल भी हुआ है, जिस पर मंगलुरु ब्लास्ट को अंजाम देने का शक जताया जा रहा है। उसकी पहचान मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है, जो कर्नाटक के तीर्थहल्ली का रहने वाला है। वो सितंबर 2022 से फरार था। जांच टीम के मुताबिक पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपने ऊपर हुई कार्रवाई के बाद आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के साथ गठजोड़ करके दक्षिण भारत में आतंकी हमले का प्लान बनाया है। आईएसआई के और पीएफआई के कड़ार मिलकर बड़ी साजिश रच रहे हैं। मंगलुरु धमाके में गिरफ्तार घायल संदिग्ध मोहम्मद शरीफ से प्रारंभिक पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद शरीफ के कट्टरवाद की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुआ था। वह किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर धमाके को अंजाम देने वाला था। संभवतः उसके पहले ही यह कुर बम फट गया। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी जा सकती है। यूपी के पीलीभीत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए सरकार अमृत पेयजल योजना चला रही है। इस योजना में करोड़ों का बजट लगाकर हर इलाके तक पेयजल पाइपलाइन पहुंचाने का काम किया गया है, लेकिन पीलीभीत में भ्रष्टाचार और लापरवाही की दीमक ने इस योजना को भी खोखला कर दिया है। पीलीभीत के लगभग 50% इलाकों में या तो पानी आ ही नहीं रहा है या फिर टंकियों में दूषित पानी आ रहा है। आपको बता दें कि दरअसल शहर के 12,096 घरों तक पानी की सप्लाई पहुंचाने के लिए अमृत योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई थी, जहां 36.30 करोड़ रुपए की अमृत योजना 2018 में शुरू हुई थी। इसके तहत 69.33 किलोमीटर नई पाइपलाइन डाली गई है। नगर पालिका द्वारा कही गई जगहों पर टेस्टिंग के दौरान नई पाइपलाइन क्षतिग्रस्त भी मिली है। यही कारण है कि शहर के तमाम इलाकों की टंकियों में या तो पानी आता ही नहीं है या फिर दूषित पानी आ रहा है। इस बार गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने प्रचार अभियान के दौरान जानबूझ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे प्रहार करने से बचती नजर आ रही है। नाडियाड से कांग्रेस प्रत्याशी ध्रुवल पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी को घर का लड़का बताते हुए कहा कि भले ही हमारे घर का लड़का कितना भी बदमाश हो, लेकिन हम घर के बाहर जाते हैं तो उन्हें बदनाम नहीं करते। हम हमारे परिवार के बच्चे का बचाव करते हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के बेटे हैं। वहीं एक और नेता ने इसके बारे में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा प्रहार इसलिए भी नहीं किया गया है क्योंकि उनकी सफलता गुजरात के गौरव से जुड़ी हुई है। मोदी की सफलता और जीत को गुजरात की जीत के तौर पर देखा जाता है। भाजपा यह धारणा कायम करने में सफल रही है
कि मोदी केंद्र में गुजरात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि वाव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गेनीबेन ठाकरे को कहना था कि विधानसभा और आम चुनाव में अंतर होता है। गुजरात का पीएम है तो सभी लोगों का गौरव होना चाहिए। मैं भी गुजराती हूं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त भी हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही थी, जबकि दूसरे देश की हालत बहुत ही खस्ता थी। हिमाचल प्रदेश के नेता चुनावी थकान मिटा रहे हैं, तो वहीं देहरा के विधायक चुनाव के बाद मुंबई में हैं। यहाँ उनका मुंबई के मशहूर लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। होशियार सिंह देहरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार चुनाव में डोर टू डोर प्रचार में जुटे रहे। होशियार सिंह पत्थरी के असहनीय दर्द में थे। हालांकि एक समय ऐसा भी आया कि वह प्रचार नहीं कर पा रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं की और 12 नवंबर को मतदान हुआ। जानकारी के अनुसार होशियार सिंह उसी दिन मुंबई अपने परिवार के साथ चले गए, लेकिन यहाँ उनके विधानसभा क्षेत्र में यह अफवाह फैला दी गई कि होशियार सिंह मुंबई घूमने गए हैं। अब जवाब देते हुए होशियार सिंह ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर यह जानकारी दी है कि वह अस्वस्थ है और अपना इलाज करवाने मुंबई गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छावला रेप और मर्डर मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मामले में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने का भी मंजूरी दी गई। जहां फरवरी 2012 को द्वारका के छावला में एक 19 वर्ष की महिला के साथ हुए जघन्य बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में 3 आरोपियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी और जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को दिए गए अपने फैसले में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई तरफ से इस पर फिर से विचार करने की मांग उठने लगी थी। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से छावला सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में एक समीक्षा याचिका दायर करने के लिए अनुरोध किया। वहीं सांसद बलूनी ने कहा कि मैंने पीड़िता के माता पिता के साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि मामले में दिल्ली की सरकार पक्षकार है, इसलिए मामले में एक समीक्षा याचिका दायर की जाए ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। कतर ने विवादास्पद भारतीय इस्लामिक उपदेश जाकिर नाइक को फीफा विश्व कप 2022 में धार्मिक प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया है, जो भारत में प्रतिबंधित है। भारत में धन शोधन और हेड स्पीच के आरोप का सामना करने वाला नाइक 2017 से मलेशिया में निर्वसान कर रहा है। भारत ने उसे भगोड़ा भी घोषित कर रखा है। कतर सरकार के स्वामित्व वाले स्पोर्ट्स चैनल अलकास के प्रस्तुतकर्ता फैसल अलजारी ने ट्वीट किया कि उपदेशक शेख जाकिर नाइक विश्व कप के दौरान कतर में मौजूद है और पूरे टूर्नामेंट के दौरान कई धार्मिक व्याख्यान देंगे। कतर में के मीडिया एंड फिल्म प्रभारी जैन खान ने भी एक आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति के रूप में कतर में नाइक की उपस्थिति की पुष्टि की है और ट्वीट किया है कि हमारे समय में सबसे लोकप्रिय इस्लामिक विद्वानों में से एक डॉक्टर जाकिर नाइक फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर पहुंच गए हैं। यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कुछ सुनवाई की गई है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्बन डेटिंग की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई की जाएगी। वहीं कोर्ट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इंतजामिया अंजुमन इस मस्जिद कमेटी भी अपनी जवाब दाखिल करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी जवाब दाखिल करना होगा। दरअसल कोर्ट ने पूछा था कि कार्बन डेटिंग की याचिका की मांग क्या जायज है और क्या इसे कोर्ट से के किसी फैसले का उल्लंघन होगा। साथ ही एएसआई को भी इसमें बताना होगा कि कथित शिवलिंग को बगैर नुकसान पहुंचाए इसकी जांच हो सकती है या नहीं। आपको बता दें कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दिए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
जिला जज वाराणसी ने 14 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल चालू वित्त वर्ष के दौरान 3 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। यह 2 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान से लगभग 50% अधिक है। खाद्य सब्सिडी बिल में वृद्धि की मुख्य वजह पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का दिसंबर तक विस्तार करना है। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को सरकार सस्तनीय दर पर अनाज देती है। वहीं अब तक खाद्य सब्सिडी के रूप में 2020-21 के बजट में सर्वाधिक 5.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए। हालांकि इस फंड के 3.4 लाख करोड़ रुपए का उपयोग भारतीय खाद्य निगम ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष के लिए गए ऋण को चुकाने के लिए किया था। इससे एफसीआई और पर ब्याज का बोझ भी कम हो गया था। सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 7वीं बार बढ़ाया है और अधिकारियों का कहना है कि इससे सब्सिडी में 1.2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है और इस योजना के तहत सरकार हर महीने हर लाभार्थी को 5 किलोग्राम अनाज देती है। यह अनाज केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 5 किलो गेहूं और चावल से अलग है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में सह प्रभारी मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ धार के नौगांव थाने में रेप और मारपीट समेत अन्य धाराओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला ने खुद को उमंग सिंघार की पत्नी बताया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से उमंग सिंघार गायब है और एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला कांग्रेस नेत्री बताई जा रही। वहीं कांग्रेस नेता उमंग सिंघार पर हुई एफआईआर के मामले में गुजरात दौरे पर गए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में सह प्रभारी और मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ धार के नौगांव थाने में 38 वर्षीय एक विवाहित महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा ने बिरमगाम विधानसभा सीट को कांग्रेस से छीनने के लिए हाल ही में पार्टी में शामिल हुए युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को मैदान में उतारा है। अहमदाबाद के बिरमगाम तालुका के चंद्रनगर गांव के मूल निवासी 29 वर्षीय पटेल का जन्म और पालन पोषण बिरमगाम शहर में हुआ है। यह उनका पहला विधानसभा चुनाव है। उनका मुकाबला मौजूदा कांग्रेस विधायक लखा भाई भारवार से होगा, जिन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की तेजस्वी पटेल को 6,500 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। वहीं बिरमगाम विधानसभा क्षेत्र में अहमदाबाद के बिरमगाम मंडल और देतरोद तालुका भी शामिल है। ये सीट पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस के पास है। इस और 92 अन्य सीटों पर दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होने वाले हैं। दिलचस्प की बात यह है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी पटेल ने कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और भाजपा के प्रागजी पटेल को 16,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया भी था। कांग्रेस विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह सत्तारूढ़ भाजपा की तीखी आलोचना करके अपनी छाप छोड़ी है। देश में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह मौलिक अधिकार बन गया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का अंबार लगा है तथा ऐसे उपायों की तलाश लगातार जारी है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कहने का उद्देश्य यह है कि बिहार के बेगूसराय जिले के नगर निगम वार्ड संख्या 17 में प्राथमिक विद्यालय में 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के 120 बच्चों का नामांकन है, लेकिन शिक्षकों के अभाव में यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाली छात्रा खुद अपने जूनियर साथियों के लिए शिक्षिका बन उनके हौसले को उड़ान भरने में सहायता कर रही है।
क्योंकि सरकार इनके विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूरा करने में विफल दिख रही है। वहीं बेगूसराय जिला मुख्यालय में राजमार्ग 5 किलोमीटर दूर नगर निगम वार्ड संख्या 17 के प्राथमिक विद्यालय पत्तापुर में पढ़ने वाली नौनी हालो का वर्ग पंचम की छात्रा कुसुम कुमारी भविष्य गढ़ने में जुटी हुई है। कुसुम अपने जूनियर वर्ग के प्रथम से तीसरे के लगभग 55 छात्रों को इन दिनों पढ़ा रही हैं। घर से कॉपी किताब लेकर पढ़ने रोजाना आ रही हैं और कुसुम को राज्य सरकार की शिक्षा प्रणाली और उसके रूपरेखा का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के सभी वार्डों में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। ये सेंटर सरकार के 15वें वित्त आयोग के फंड से संचालित किए जाएंगे। पहले फेज में दिसंबर तक 24 सेंटर खोलने की योजना है और एक सेंटर पर 25 लाख रुपए का बजट भी रखा गया है। सेंटर की सबसे खास बात होगी कि यहाँ योग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से इन सेंटरों का संचालन किया जाएगा। वहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आने वाले मरीजों को जांच के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब अस्पताल में ही तमाम तरह के जांच की व्यवस्था होगी। रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दी जाएगी। और पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर किरण ने कहा है कि सभी मरीज रिम्स या सदर अस्पताल में नहीं जा सकते हैं। घर के पास ही अस्पताल होगा तो उन्हें सुविधा मिलेगी। यहाँ आने के बाद मरीजों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। जांच के आधार पर बीमारियों को चिन्हित कर इलाज भी कराया जाएगा उनका। जनता दल यू के छात्र नेताओं ने पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। इस जीत के बाद जदयू बेहद उत्साहित है और इस जीत को आने वाले समय में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर भी काफी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव परिणाम आने के बाद बेहद उत्साहित दिखाई दिए। जदयू कार्यालय पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के परिणाम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जिस तरीके से परिणाम आया है इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में युवाओं ने आस्था व्यक्त की है। वहीं ललन सिंह ने कहा कि खासकर रोजगार को लेकर सरकार जो काम कर रही है उसे देखते हुए युवाओं ने जनता दल यू के उम्मीदवारों को पूरी तरह से सपोर्ट किया है और उनकी जीत हुई है। ललन सिंह एक तरफ जीत से उत्साहित दिखे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन वो फेल हो गए हैं। इसलिए युवाओं का उनसे मोह भंग हो गया है और इसकी तस्वीर पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव परिणाम में देखा जा सकता है। एफसीसीसी की पार्टियों के सम्मेलन के 27वें सत्र का रविवार को शर्म अल शेख में समापन हुआ। यह सम्मेलन विश्व सी के सामूहिक जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए एक मंच पर आए देशों के साथ पिछली सफलताओं का उल्लेख करने और भविष्य की महत्वाकांक्षी का मार्ग प्रशस्त करने के दृष्टिकोण से आयोजित किया गया था। भारतीय शिष्टमंडल के नेता और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने समापन सत्र में अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी आप एक ऐतिहासिक सीओपी की अध्यक्षता कर रहे हैं जिसमें हानि और क्षति निधि की व्यवस्थापन सहित हानि और क्षति निधि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समझौता किया गया है। दुनिया ने इसके लिए बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की है। इस बारे में आम सहमति बनाने के लिए आपने जो अथक प्रयास किए हैं उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। वे बोले कि हम सुरक्षा निर्णय में जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों में सतत जीवन शैली और खपत और उत्पादन के टिकाऊ पैटर्न की व्यवस्थाओं को शामिल करने का भी स्वागत करते हैं। हम इस बारे में ध्यान दें कि हम कृषि और खाद्य सुरक्षा में जलवायु कार्रवाई के बारे में 4 काम करने का कार्यक्रम स्थापित कर रहे हैं। कृषि लाखों छोटे किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है जो जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह से प्रभावित होगी। इससे हमें उन पर समान जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालना चाहिए।
आप देख रहे थे अब तक हमारे साथ विभिन्न क्षेत्रों की खबरें। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।